गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट 1 के ज्योग्राफी के पेपर 1 भौतिक भूगोल का यूनिट 2 का टॉपिक है अपर्दन चक्र संकल्पना। उसमें हमने लास्ट क्लास में डेविस का मत पढ़ा था। आज हम पैंक का मत पढ़ेंगे। जो डेविस ने अपना भौगोलिक चक्र संबंधी जो विचार दिया था उसकी आलोचना बहुत ही प्रारंभ में शुरू हो गई थी और मुख्य रूप से इसके आलोचक वॉल्टर पैंक, रैमसे, इवांस, क्रिकमे, हैटनर इत्यादि थे। उन सब ने जो डेविस का सिद्धांत था इसको काल्पनिक, आधारहीन बताया था। तो एक जर्मन विद्वान आए थे वॉल्टर पैंक। पैंक ने क्या किया था, डेविस का जो समय आधारित भौगोलिक चक्र है इसकी संकल्पना को अस्वीकार कर दिया और दलील पेश करते हुए स्थल रूपों के विकास का एक नया मॉडल दिया जिसको उन्होंने क्या नाम दिया था, मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम। मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम या मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस। ये जो पैंक ने अपना मॉडल दिया था, इस मॉडल का जो मुख्य उद्देश्य है वो बहिर्जात प्रक्रम और जो आकृतिक विशेषताएं हैं इनके आधार पर धरातलीय संचलन का विकास और उनके कारणों की कल्पना करना था। दूसरे रूप में हम कह सकते हैं कि पैंक ने जो स्थल रूप की विशेषताएं हैं इनकी व्याख्या के आधार पर किसी भी प्रदेश का जो विवर्तनिक इतिहास है उसकी व्याख्या वो करना चाहता था। उन्होंने जो उनका संरचना, प्रक्रम और अवस्था का प्रतिफल है इसको उन्होंने क्या किया था, खारिज कर दिया था डेविस के मत को। और उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने एक अपना नया विचार दिया था। पैंक ने कहा था कि कोई भी जो स्थल रूप होता है ना वो अपर्दन और उत्थान की जो दर होती है उसका प्रतिफल होता है। देखिए पैंक ने क्या किया था, अपने हिसाब से काफ़ी अच्छा मॉडल दिया था, लेकिन फिर भी हम आज के समय में देखें तो विश्व के जो सबसे अधिक गलत समझे जाने वाले भू आकृति विज्ञानवेत्ता है उनमें पैंक का नाम आता है। क्यों? क्योंकि पैंक कहाँ से संबंधित थे, जर्मनी से संबंधित थे। तो इन्होंने जो बहुत ही कठिन दुरु जो जर्मन भाषा है उसमें अपने विचारों को प्रकाशित किया था और इसलिए इनके जो भू आकृतिक विचार है सब लोग उनको सही ढंग से नहीं समझ पाए और इसी कारण से काफ़ी भ्रांतियाँ उत्पन्न हो गई थी। वास्तव में आज के दिन भी स्थिति ये है कि निश्चित नहीं हो पाया है कि पैंक ने अपने भू आकृतिक सिद्धांत में चक्र शब्द का प्रयोग किया था या नहीं किया था। ठीक है, वास्तव में क्या था कि उन्होंने अपना जो डेविस की जो चक्रीय संकल्पना थी उसको नज़रअंदाज करने के लिए जानबूझकर अवस्था संकल्पना का प्रयोग नहीं किया था। ये जो उन्होंने अवस्था शब्द यूज़ किया था इसकी जगह पर इन्होंने एक नया शब्द यूज़ किया था पैंक ने, इंटीवक्लुंग। ठीक है, इस इंटीवक्लुंग का मतलब क्या होता है, विकास ही होता है। और जहाँ पर डेविस ने युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, जीर्णावस्था शब्द यूज़ किए थे वहीं पे इन्होंने उन अवस्थाओं के नाम क्या रख दिए थे, आफस्ती जिंदे इंटीवक्लुंग, ग्लिक फॉर्मिंग इंटीवक्लुंग और आबस्ती जिंदे। मोर द लेस काफ़ी कुछ चीज़ें सेम हैं। जो उसकी तीनों अवस्था थी उसको इसने ये 3 नए नाम दे दिए थे। ठीक है, इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट वर्ड इन्होंने यूज़ किया था, प्राइमारम्प। प्राइमारम्प शब्द क्या है, तो पैंक ने कहा कि जैसे ही किसी भूभाग पर उत्थान शुरू होता है तो उत्थान से पूर्व के जो भी स्थल खंड है उनको क्या कहा जाता है, प्राइमारम्प कहा जाता है। वास्तव में ये जो प्राइमारम्प होता है वो स्थल खंड पर जो आकृति विहीन समतल प्राय जो धरातलीय भाग है उसको प्रदर्शित करता है। ठीक है, और उन्होंने कहा था कि जो स्थल रूप है वो संरचना, प्रक्रम और अवस्था का प्रतिफल नहीं होता बल्कि वो उत्थान की दर और अपर्दन एवं पदार्थों की जो विस्थापन की दर है उनके बीच जो अनुपात है उसका प्रतिफल होता है। ठीक है, मतलब एक तरीके से इन्होंने जो समय है इसकी भूमिका को नकार दिया था। अब पैंक ने जो समस्त स्थल रूपों का विकास होता है उसको उन्होंने विभिन्न प्रावस्थाओं से होकर माना है। ये 3 प्रावस्थाएं कौन कौन सी है आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहली प्रावस्था है आफस्ती जिंदे, दूसरी ग्लिक फॉर्मिंग और तीसरी आबस्ती जिंदे। ठीक है, अब आफस्ती जिंदे में इन्होंने क्या कहा कि स्थूल रूपों का इसमें क्या होता है, तीव्र गति से विकास होता है। ठीक है, शुरुआत में उन्होंने कहा कि शुरुआत में तो स्थलखंड क्या करेगा, मंद गति से उत्थान करेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद उनमें उत्थान की दर क्या हो जाएगी, काफ़ी अधिक हो जाएगी।
अब जैसे इनकी गति तेज हुई तो जलमार्ग का ढाल तेज हो जाएगा, प्रवाह, वेग, गतिज ऊर्जा सब कुछ क्या हो जाएंगे, काफ़ी तेज हो जाएंगे। ठीक है, और इसके कारण से लंबवत अपरदन काफ़ी मात्रा में होगा। नॉर्मल कौन सी आकृतियाँ बनेगी, वही वी आकार की घाटी, गॉर्ज, कैनियन इत्यादि आकृतियाँ देखने को मिलेगी। सेकंड था ग्लिक फॉर्मिंग। ग्लिक फॉर्मिंग का इन्होंने मतलब बताया था स्थल रूपों के समान विकास की प्रावस्था। ठीक है, और ये जो प्रावस्था थी ग्लिक फॉर्मिंग, इसको भी इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, अ, ब और स। ये जो पहली प्रावस्था है अ, इसमें भी क्या होता है, बढ़ती हुई दर से विकास होगा, फलस्वरूप क्या होगा, निरपेक्ष उच्चावच काफ़ी अधिक देखने को मिलेगा। सेकंड जो अवस्था होती है वो होती है स्थिर अवस्था। इसमें क्या होगा, न तो निरपेक्ष उच्चावच बढ़ेगा और न ही सापेक्षिक उच्चावच। आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, ये पहली अवस्था है ना, पहली, दूसरी, तीसरी, मतलब आप ये कह सकते हैं कि शुरुआत की अवस्था है ये आपस्ति जिनते, फिर ये ग्लिक फॉर्मिंग की अवस्था है और सबसे नीचे ये कौन सी है, आबस्ति जिंदे अवस्था है। और इसका ये अ, ब और स पार्ट हो गया। ठीक है, मतलब शुरुआत के अंदर उत्थान शुरू हो रहा है लेकिन साथ साथ में अपरदन भी चल रहा है। ठीक है, बहुत तेज गति से उत्थान हो रहा है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि बढ़ती हुई दर से, फिर स्थिर दर से हो रहा है। और जो तीसरी अवस्था है इसके अंदर क्या होगा, घटती हुई दर से क्या होगा, विकास होगा। ठीक है, अब उन्होंने जो अंतिम अवस्था बताई थी उसका उन्होंने नाम क्या दिया था, आबस्ति जिंदे इंटिवक्लुम, अर्थात इसमें स्थल रूपों का घटती दर से विकास होता है। घटती दर से विकास होगा तो इसमें कौन सा अपरदन ज़्यादा होगा, पार्श्विक अपरदन ज़्यादा होगा। ठीक है, और इसके अलावा घाटी इसमें क्या होगी, नीचे की तरफ उनकी गहराई नहीं बढ़ेगी बल्कि चौड़ाई के अंदर लगातार वृद्धि होगी। निरपेक्ष उच्चावच है वो भी धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा, क्योंकि उत्थान लगभग क्या हो गया, समाप्त हो गया है। ठीक है, इस तरीके से ये सारी गतिविधियाँ चलती रहती है। लास्ट में इन्होंने क्या कहा, जैसे डेविस ने कहा था कि संप्राय मैदान बनता है, वैसे इन्होंने कहा था कि जैसे ही आबस्ति जिंदे इंटिवक्लुम का अंत होगा एक विस्तृत सतह बनेगी जिसे उन्होंने नाम दिया था इंड्रम। ठीक है, इंड्रम का था। वास्तव में ये इंड्रम क्या है, जो डेविस का पेनिप्लेन था उसका समकक्ष ही होता है। ठीक है, और इस इंड्रम के अंदर जहाँ जहाँ पर तीव्र ढाल वाली नुकीली शंक्वाकार यदि पहाड़ियाँ होती है तो उन्हें क्या कहा जाता है, इंसेलबर्ग कहा जाता है। अब देखिए डेविस के सिद्धांत का पैंक के सिद्धांत का मूल्यांकन। पहले हम देखते हैं पैंक के अपरदन चक्र के गुण क्या है। पैंक ने जो अपना काम किया था वो काफ़ी बड़े पैमाने पर किया था, अच्छे और विचार थे, व्यवस्थित एक ब्यौरा उसने प्रदान किया था। ठीक है, उसने ये जो डेविस की कमी थी कि पहले सिर्फ उत्थान होगा और फिर अपरदन होगा, उसको दूर कर दिया इन्होंने कहा कि उत्थान और अपरदन दोनों क्या चलते रहते हैं, साथ साथ में चलते रहते हैं। साथ ही इन्होंने निगमनात्मक ढंग से ही परिणाम निकाले थे। इन्होंने किसी विशेष दशा का ये कभी अनुमोदन नहीं करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने जो चक्रीय दशाएं हैं, भूखंड के ऊपर उठने और घाटी के गहरे होने की दरों में, इनमें उन्होंने पारस्परिक संबंधों पर ध्यान दिया था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। और उन्होंने उत्थान और अपरदन की दर है इनका प्रतिफल माना किसी भी स्थल रूप को, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर भी बहुत सारे बिंदुओं के आधार पर इनकी आलोचना भी की जाती है, क्योंकि ये जो इन्होंने अपरदन चक्र दिया था जितना हमें पढ़ने में आसान लगता है, वास्तविकता में ये क्या है, उतना ही वास्तविकता से काफ़ी दूर है। साथ ही इसके शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि ये जर्मन विद्वान थे। इन्होंने जर्मन लैंग्वेज के बहुत ही कठिन शब्दों का इसमें यूज़ किया था। इसके कारण से ये काफ़ी कुछ समझ आने में भी दिक्कत है, और साथ ही इनके विचारों में काल्पनिकता भी हमें काफ़ी अधिक देखने को मिलती है। तो कुछ बिंदुओं के आधार पर पैंक के सिद्धांत की आलोचना हम लोग कर सकते हैं। और जो पैंक का सिद्धांत है वास्तव में उसको उतनी मान्यता नहीं मिली जितने कि अमेरिकी विद्वान डेविस के मत को मिली थी। धन्यवाद।